बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि दुनिया में एक बहुत ही बड़ा सानहा चल रहा है। एक तो फ़लस्तीन में इसराइल रोज़ बरोज़ दिन ब दिन जुल्म और बर्बरियत जारी रख रहे हैं। उसी सिलसिले में फ़लस्तीन में बहुत सारे मासूम जवान, मासूम छोटे छोटे बच्चे, बीवियाँ, औरतें, माएँ रोज़ शहादत का जाम पी रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका और इसराइल इस बर्बरियत में शिद्दत इख्तियार करते हुए जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हमें ये भी दिखाई दे रहा है दोस्तों कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में, खुसूसन अमेरिका में भी और साथ ही साथ यूरोप के बहुत ममालिक में हमें इस तरह से एहतिजाजात भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर अपने सरकार के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर मुजाहिरे कर रहे हैं, अपने सरकार के ख़िलाफ़ ये मुतालिबा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसराइल को जंगी असलहात देने से रोकें। और साथ ही साथ हम अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें, खुसूसन हमारे ख़त्ते की बात करें, तो हमारा ख़त्ता भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी से जूझ रही है दोस्तों। जब से 2019 से हमें जो यूटी मिला है विदाउट लेजिस्लेशन, इसी के ख़िलाफ़ करगिल वाले तो पहले से सरापा एहतिजाज पे थे और लेह वालों ने भी ये जो एहतिजाज के साथ जुट गया था। और लेकिन अभी ये एक ही नया एक शक्ल इख्तियार कर लिया है दोस्तों, जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो एहतिजाज हो रहे हैं, या जिस तरह से एपेक्स बॉडी लेह और केडीए के दरमियान जिस तरह से कोलैबोरेशन हो के एक प्लेटफॉर्म पर आके वो लोग लड़ रहे थे, वो दोनों अब हमें बैकफुट पर जाके हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं दोस्तों गज़ा के उस सानहा और इस सानहा को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, हालांकि दोनों आइडेंटिटी के लिए तो लड़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत गज़ा पे हो रहे हैं, उस तरह से हमारे लद्दाख पे बिल्कुल 1% भी नहीं हो रहा है। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान में रखना होगा कि अगर हमने अभी हमारे आइडेंटिटी के लिए, हमारी ज़मीन के लिए लड़ाई नहीं की, हम इसमें लड़ाई इन द सेंस कि जो मैदान में आकर असलहा उठाने के बाद मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मुझे गलत नहीं समझना, लेकिन जिस तरह से हमारे अभी लीडरशिप लड़ रहे हैं, उसी तरह से हमें भी उन सारों का साथ देना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात ये होता है दोस्तों कि हमारे लीडरशिप में से कौन कौन से लीडरशिप हमारे अभी मैदान में एक्टिवली हमारे लद्दाख के लिए लड़ रहे हैं। तो वन एंड ओनली हम विदाउट एनी क्वेश्चन ये बोल सकते हैं, तो इसमें कोई भी शक व शुबा की बात नहीं है कि सोनम वांगचुक सर डे 1 से लेकर, यानी कि जिस तरह से उन्होंने 2022 में मोस्ट प्रोबेबली हंगर स्ट्राइक का उन्होंने ऐलान किया था, और तब से लगातार अपने ही अंदाज में उन्होंने पहले लेह में किया, इसके बाद पद यात्रा किया, पद यात्रा से पहले उन्होंने 20 दिनों का हंगर स्ट्राइक किया, वो खींच के 60 दिनों तक आ गए थे, और इसी तरह से उन्होंने पद यात्रा करके 1 महीना चल के दिल्ली चले गए, और दिल्ली में अभी भी हम लद्दाखियों के लिए लड़ रहे हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस तरह से केडीए और एपेक्स बॉडी पिछले सालों से जो लड़ते हुए आ रहे थे, एक कोलैबोरेट होकर आ रहे थे, अगर उसी तरह से ये आगे जारी नहीं रहा तो ये हम लद्दाखियों के लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और मरकज़ी सरकार हमारी बातें नहीं सुनेंगी। बेशक ये बात ज़रूर है कि सोनम वांगचुक सर जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं क्लाइमेट के नाम पर, वो एक काबिल तहसीन है और एक नाकाबिल फरामोश बात है। और जिस तरह से वो लोग वो काम कर रहे हैं, उस तरह से शायद लद्दाखी कोई करे हमारे लद्दाख के लिए। और हंगर स्ट्राइक पे रहना एक मुस्लिम से ज़्यादा कौन समझ सकते हैं कि रमज़ान के दिनों में हम सुबह से लेकर शाम तक इतने अच्छे से बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो सोनम वांगचुक वैसे में 20-20 दिनों तक अनशन रख रहे हैं। तो अभी पिछले 10-15 दिनों से दिल्ली में लगातार वो अनशन पे रहे, सिर्फ पानी और नमक के ज़रिए, और उनके साथी जो हमारे लद्दाखियों के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिल तहसीन बात है और नाकाबिल फरामोश बात है। लेकिन वो बात वहाँ पर लीडरशिप की तो रह जाती है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिस तरह से सोनम वांगचुक एक इंडिविजुअल है एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर हम देखें तो केडीए और एपेक्स बॉडी लेह ये एक कम्युनिटी है, और ये पूरा हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों एक्टिवली मैदान में आ जाए तो बात कुछ और बन जाती, लेकिन जो भी अभी कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक सर के आड़ में बैठकर कर रहे हैं। तो अभी आज ही के दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आया एपेक्स बॉडी लेह का, जो उनके सारे जो स्टीम डिग्निटरीज है वो सारे लेह से दिल्ली तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ से उन्होंने अपना पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने यही कहा कि हम
ये जो लद्दाख के हमारे 4 पॉइंट जो एजेंडा से उन पर हम लगातार काम करते रहेंगे। और उसी तरह से ये सिर्फ लेह का डिमांड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लेह के लोग ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि पूरा लद्दाख इंक्लूडिंग कारगिल सारे। ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम था। यहाँ ये ना सोचे गवर्नमेंट की यहाँ पे भाई अंशुक साहब के साथ अगर कुछ चंद एक लोग यहाँ पे मर्द औरत बैठे हैं तो भाई इन्हीं लोगों तक महदूद नहीं, ये पूरे हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे लद्दाख को। और साथ ही साथ हमें आज एक और भी पैगाम देखने को मिला, वो कारगिल से न कि केडीए से। केडीए बिल्कुल इस पे खामोश है दोस्तों, पता नहीं उनके अंदर क्या चल रहे हैं। तो हम ये बता नहीं सकते हैं, क्या हो भी सकता है कि मैं अभी आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तब वो लोग भी कुछ प्लान कर रहे हो हमारे लद्दाख के लिए, तो ये हो सकता है। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ ना, मैंने लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की भी, न किसी से बात मेरी हो पा रही है और उन्होंने ये कुछ किया नहीं। तो इस बार सरप्राइजिंगली तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि देखा जाए तो एक साइड से अगर इस्लामिक स्कूल कारगिल को देखें तो ये एक इस्लामिक इदारा हम कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल अफेयर्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव सज्जाद कारगिली साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से 4 पॉइंट्स एजेंडाज पर पहले लेह और कारगिल के बीच में जो भी हुआ था उसके ऊपर अभी तक हम कायम है। और दिल्ली में जिस तरह से सोनम वांगचुक सर और उनके क़यादत में लोग हैं, उनका समर्थन करते हुए उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया। ये भी एक काबिल तहसीन बात है दोस्तों, जहाँ से कारगिल से भी इस तरह से आवाज़ आ रही है कि हम जो है वो, हम जो लद्दाख का 4 पॉइंट एजेंडास की बात करते हैं उसमें हम कभी भी डिवाइड नहीं है और हम किसी भी हद तक जाकर जो भी इसमें आगे आए हम उनका भरपूर साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दिल्ली में जो हमारे प्रोटेस्टर्स पिछले 10 से ज़्यादा दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं लद्दाख की 4 अहम मांगों को लेकर। तो दोस्तों साथ ही साथ सज्जाद कारगिली साहब ने इस बात को भी छेड़ा कि जिस तरह से पहले जो उनके ऊपर जो भी बातचीत हो रही थी या तनकीद हो रहे थे कि जिस तरह से अगर ये 4 पॉइंट्स एजेंडाज अगर सरकार हमारे लद्दाखियों के पूरा अगर नहीं कर रहे हैं, डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार से ये मुतालिबा करते हैं कि हमें फिर से कश्मीरियों के साथ मुल्हक की जाए। ये एक बहुत ही बड़ी तफसीलन गुफ्तगू है दोस्तों, ये आगे आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से जो अब सज्जाद कारगिली साहब जो पहले जो वो सर जो सोनम वांगचुक साहब के साथ बैठना चाहते हैं, तो सज्जाद कारगिली सर को सोनम वांगचुक सर ने इसलिए रिजेक्ट किया था कि वो जो पैन कश्मीर की बात करते हैं, फिर से कश्मीर के साथ मुल्हक होने की बात करते हैं। तो हमें भी मालूम है कि पहले भी सोनम वांगचुक सर ने भी, तो उससे पहले बहुत सारे लद्दाखी लीडर्स ने भी आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ रॉयल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर ये बात कही है कि पहले हम कश्मीरियों के साथ ही या जम्मू कश्मीर के साथ भी अच्छे थे। आज मजबूर हूँ, सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा कहूँगा कि इस यूटी, आज के यूटी से तो हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। तो एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो जाता है ये, तो इसके लिए हमें चाहिए वक्त चाहिए और एक्सपर्ट के साथ भी बात करने की ज़रूरत है कि ये आखिर मतलब बोलना क्या चाहते हैं, कारगिल के लीडरशिप क्या चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज इस्लामिक स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात कहा कि इस तरह से हम अगर सरकार अगर ये नहीं चाहती है तो ये देना अगर उनके बस की बात नहीं है तो हमें अर्स रॉयल स्टेट यानी कि पहला जो स्टेट हमें दिया जाए, हमें फिर से कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए। तो बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन बात हम वापस आ जाते हैं जिस तरह से मैंने शुरुआत की थी फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीन को लद्दाख के इसके साथ जोड़ दिया था। लेकिन मैं एक बार फिर से तनकीद करता हूँ कि जिस तरीके से का जुल्म फ़लस्तीनियों के साथ हो रहे हैं, उनका 1% भी 0.0% भी लद्दाखियों के साथ नहीं हो रहा है। जिस तरह से बर्बरियत इसराइल और अमेरिका फ़लस्तीनियों के ऊपर कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे सरकार हमारे साथ बिल्कुल इस तरह से कोई भी बात इस तरह से नहीं कर रहे हैं। अभी सारा मामला पीसफुल है। सरकार भी कल तक हमारी बातें सुन रही थी, अभी भी सरकार इसी पर है कि किस तरह से बातचीत की जाए और मतलब इस तरह से लद्दाख का ये जो इशू है सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन फ़िलहाल अभी सरकार की तरफ से कोई बातें आई नहीं है, तो इसको हम कंपेयर किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कंपेयर इसीलिए किया दोस्तों, जिस तरह से लद्दाख यूटी बना था
और उस तरह से हमने कारगिलियों का इंथुजियाज़म देखा था। और उसी तरह से साथ ही साथ जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत देखा था, उसी दिन शुरुआती दौर में हमने कारगिलियों का भी इंथुजियाज़म देखा था। जो जो वक्त गुज़रता गया, ये दोनों अगर हम देखें तो फ़लस्तीन को भी और लद्दाख के इश्यूज़ को भी लेकर लद्दाखी लोग ठंडा ठंडा होते चले गए। हालांकि अगर देखें तो फ़लस्तीनियों पर अभी भी वो जुल्म हो रहा है, तो हालांकि पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। अभी तो जहाँ पर भी उन्होंने सेफ जोन करार दिया है, उसी टेंट पर ही बम बरसा कर लोगों को मार रहे हैं। और साथ ही साथ लद्दाख जिस तरह से 2019 में था, उस तरह से 5 साल बाद भी लद्दाख भी अभी भी है। तो ये कारगिलियों के लोगों में, हम लोगों में, आप कारगिली बोले तो मैं भी इसमें शामिल होता हूँ, हम लोगों में ये जिस तरह से हम पहले पर ही थोड़ा सा हम इंतज़ाम दिखा कर हम बाद में ठंडा क्यों हो जाता है। और जिस तरह से लबनान में लोग मर रहे हैं, बड़े बड़े मुजाहिद मर रहे हैं, जिस तरह से हसन नसरुल्लाह मर्द मुजाहिद ने फ़लस्तीनियों के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उनके साथ साथ हिज़्बुल्लाह के बहुत सारे कमांडर्स लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी। उन लोगों को देख के हमारे कारगिलियों के बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे हैं हम लोगों को। जिस तरह से हमने पहले एहतिजाजात देखे थे, वो हम नहीं देख रहे हैं। तो हमें ये भी मालूम है दोस्तों कि कारगिल में एक कल्चरल प्रोग्राम होने पर जहाँ पे नाच गाने हो रहे थे, उस तरह से हमारे कुछ उलमाओं ने किस तरह से इस इशू को उठाया था और सेंसिटाइज जो जिस तरह से उन्होंने इस इशू को देख के उन पर तनकीद करने की कोशिश की थी कि ये इस्लामिक एक जगह है, इदारा है या एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, इस पर इस तरह से नाच गाने नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये पैन इस्लामिक के अगर हम बात करें तो इस्लाम आलम इस्लाम पर जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको बिल्कुल हम आंख बंद करके हुए बैठे हुए हैं। जिस तरह से सऊदी अरब और उनके मामालिक जैसे उर्दन देखो, इजिप्ट देखो, यूएई देखो, कतर देखो और सऊदी अरबिया को देखो, जिस तरह से और पाकिस्तान को देखो, चुप्पी साधी हुई है। पूरा तमाम लीडरशिप बिल्कुल इसके ऊपर खामोश है। उस तरह से हम कारगिली भी फ़लस्तीन के इशू पर भी खामोश है। और जिस तरह से पहले हम जो 2019 के बाद जिस तरह से हमने जो इंथुजियाज़म दिखाया था यूटी के बाद, और हमें या तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन करने के बाद हमने दिखाया था, या स्टेटहुड हमें चाहिए, आर्टिकल ये 6 शेड्यूल हमें चाहिए, हमें लैंड प्रोटेक्शन चाहिए, हमें आइडेंटिटी प्रोटेक्शन चाहिए। और इन सालों को हमने जो इंतज़ाम दिखाया था, एहतिजाजात हुए थे, कारगिल में 5 महीनों तक इंटरनेट बंद रखा था। और इसी तरह से अभी तक लेह में इतने भी एहतिजाज हुए हैं, आज तक लेह में 1 महीने के लिए भी इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। लेकिन कारगिल में हुआ था, कारगिल में कर्फ्यू भी लगा था और कारगिल के लोग गिरफ्तार भी हुए थे और कारगिल में दंगे फसाद भी हुए थे। वीडियोस हमारे सामने मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर बड़े पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है, हम कारगिलियों का ये जो इंतज़ाम है ख़त्म होता है। न जाने क्यों होता है, क्या हमारी लीडरशिप की कमी है, क्या हमारे कारगिलियों में भी कुछ ऐसी बात है जो जिससे हम मतलब पहले पर हम एक बड़ा जोश दिखाते हैं, बाद में हम बिल्कुल ठंडा होता हुआ जाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि कारगिली लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी लीडरशिप में कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है ज़रूर। जिस तरह से हमारे उलमाओं की बात की जाए, हमारे पॉलिटिशियंस की बात की जाए, तो आवाम को मोबिलाइज़ करके आवाम को अप टू डेट रखने में बिल्कुल भी नाकाम हो रहे हैं, खा वो सियासी तौर पर भी हो या चाहे वो दीनी तौर पर भी हो। तो आपकी क्या राय है कमेंट में सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। इंशाल्लाह कल परसों मैं आलिम से बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर हो जाए तो इंशाल्लाह मैं कल या परसों वीडियो इसी ही टॉपिक पर लेके आऊँगा कि कारगिल के लोग इतने खामोश, इतने शांत क्यों हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।